नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र पब्लिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर की यह बुक है, आप लोग को दिखाई दे रही होगी। बुक को पढ़ाता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर घटना चक्र 2023। घटना चक्र यह सॉल्व पेपर है, इसके पहले प्रैक्टिस सेट आया हुआ था घटना चक्र का। यह सॉल्व पेपर है, आप लोग देख सकते हैं। यूपीएचएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकलती है उसका सॉल्व पेपर है। जीडीसी प्रवक्ता का सॉल्व पेपर है, मतलब जीडीसी जो प्रोफेसर होते हैं उनका सॉल्व पेपर है। जीआईसी प्रवक्ता और जीआईसी एलटी ग्रेड का भी सॉल्व पेपर है। और यहाँ तमाम भिन्न भिन्न राज्यों के जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो परीक्षा हुआ है उसका जीएस का हल प्रश्न पत्र है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही बड़ी बुक है और इसका पूरा का पूरा हल मैं कवर कराने वाला हूँ आप लोग को धीरे धीरे। यह 16 पेज का पीडीएफ देख रहे हैं, तो यह दरअसल दो साल का जो हल प्रश्न पत्र है वह है इसमें। तो धीरे धीरे कराता रहूँगा जैसे पीडीएफ की आवश्यकता होगी, लेकिन पूरी बुक जो है मोटी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग 2014 का यह हल प्रश्न पत्र है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का सामान्य अध्ययन हल प्रश्न पत्र, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर है। परीक्षा तिथि जो हुई है 7 दिसंबर 2014 को परीक्षा हुई थी। तो आइए इसका हल प्रश्न पत्र पूरा देखते हैं। यह जो बुक है वह हिंदी व इंग्लिश दोनों में है। तो वैसे कुछ लोगों की शिकायत थी कि इंग्लिश में बुक नहीं आती है, तो उनका भी इसमें शिकायत दूर हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी की खोज नहीं है? 20वीं शताब्दी की खोज कौन नहीं है? तो रेफ्रिजरेटर जो है 20वीं शताब्दी की खोज नहीं है। विकल्प ये जो है आपका सही है। तो देखिए, रेफ्रिजरेटर का आविष्कार 19वीं शताब्दी में माना जाता है। पहली रेफ्रिजरेटिंग मशीन जैकब पॉर्किंस ने बनाया था। इन्हें रेफ्रिजरेटर का जनक माना जाता है। शेष सभी 20वीं शताब्दी की खोज है। प्रश्न 2 देखिएगा, कविता के वर्ग में 2014 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता है? कविता के क्षेत्र में 2014 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है विजय शेषाद्री ने। विकल्प ए जो है वो आपका सही है। तो देखिए, कविता के वर्ग में 2014 का पुलित्जर पुरस्कार भारतीय मूल के विजय शेषाद्री को उनकी कविता संग्रह 3 सेंसेक्स के लिए प्रदान किया गया है, मतलब 3 सेक्शंस के लिए प्रदान किया गया है। पुलित्जर पुरस्कार 2022 में 4 भारतीयों के नाम भी शामिल हैं। इनमें से एक नई दिल्ली के दानिश सिद्दीकी भी हैं, जिन्हें मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार मिला है। फिर दूसरे मुंबई के अदनान आदमी हैं। इसके अतिरिक्त सना इरशाद भट्टो एवं अमित दबे का भी नाम इस पुरस्कार हेतु चुना गया है। तो इन लोगों का इतना लोगों का नाम चुना गया है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 3 देखिएगा। प्रश्न 3 है लव आल। लव आल शब्द का प्रयोग किस खेल हेतु होता है? लव आल शब्द का प्रयोग किस खेल हेतु होता है? देख लीजिए, तो लव आल शब्द का प्रयोग जो है वह बैडमिंटन के लिए होता है। बैडमिंटन के लिए, मतलब शब्दावली, अब जानते हैं कि भिन्न भिन्न खेलों के लिए भिन्न भिन्न शब्दावलियाँ होती हैं। तो विकल्प बी जो है सही है, बैडमिंटन के लिए लव आल शब्द का प्रयोग होता है। तो देखिए, इसकी व्याख्या देख लीजिए। प्रश्नगत विकल्पों में लव आल शब्द का प्रयोग बैडमिंटन हेतु होता है। इसके अतिरिक्त देखिए, बैडमिंटन के लिए कौन कौन से शब्द प्रयोग होते हैं? लव आल तो होता है बैडमिंटन के लिए। इसके अतिरिक्त ड्यूस, स्मैश, ड्रॉप, लेट, डबल फॉल्ट भी बैडमिंटन के खेल के लिए प्रयुक्त होता है, ध्यान रखिएगा। चक्कर, बंडर, मलेट पोलो के खेल हेतु प्रयुक्त होता है, ध्यान में रखिएगा। ड्रिबल, ऑफ साइड, मतलब ड्रिबल भी, उसके बाद ऑफ साइड और पेनाल्टी, थ्रो इन, टच, डाउन इत्यादि यह आपके फुटबॉल के खेल के लिए प्रयुक्त होते हैं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर खेल हेतु प्रयुक्त होता है। फिर मेडन ओवर, रबर स्टॉम्प, एसेज, हैट्रिक, लेग बॉय, गुगली इत्यादि क्रिकेट हेतु प्रयुक्त होता है। तो यह सभी खेलों हेतु प्रयुक्त होने वाला जो शब्दावली है वह है। प्रश्न 4 देखिएगा, किस शोध संस्था द्वारा यह घोषणा की गई है कि वह विश्व का सबसे बड़ा चुंबक बना रहा है? विश्व का सबसे बड़ा चुंबक बन रहा है, और यह जो चुंबक है 50,000 टन वजनी है। यह चुंबक किस संस्था के द्वारा बनाया जा रहा है, यह आपको बताना है। तो ये है बी, भाभा आणविक शोध संस्थान भारत, मतलब हमारे देश भारत में ही विश्व का सबसे बड़ा चुंबक बन रहा है जो 50,000 टन वजनी है। विकल्प बी जो है वो आपका सही है, भाभा आणविक शोध संस्थान भारत में के द्वारा। देखिए, मुंबई के ट्राम्बे स्थित भाभा आणविक शोध संस्थान, जिसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बोलते हैं, इनकी घोषणा की गई है। विश्व का सबसे बड़ा चुंबक बना रहा है जो 50,000 टन वजनी है। यह प्रश्न देखिए, 28 फरवरी को मनाया जाता है। प्रश्न 5, 28 फरवरी को क्या माना जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। विकल्प डी जो है वो आपका सही है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसी दिन भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने फोटॉन के विकिरण की खोज की थी।
तो देखिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बहुत सारे लोगों को पता है विज्ञान दिवस की कब मनाया जाता है, लेकिन क्यों मनाया जाता है यह भी आप लोग को जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी दिन चंद्रशेखर वेंकट रमन ने फोटान के विकिरण की खोज की थी, इसीलिए, और जिसके बाद रमन प्रभाव के नाम से जाना गया, जिसे फोटान के विकिरण की खोज की, जिसे रमन प्रभाव के नाम से, रमन इफेक्ट के नाम से जाना गया, और इसीलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। प्रश्न 6 देखिएगा, बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष कौन थे? बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह शिक्षा संबंधित एक समिति थी। बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल, विकल्प ए जो है वो आपका सही है। तो देखिए बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। उन्होंने वर्ष 1993 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की कमी से स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता असंतोषजनक रही है। स्कूली शिक्षा में हुए परिवर्तनों के संदर्भ में इस कार्यक्रम की प्रासंगिकता को सुनिश्चित करने के लिए इसकी विषय वस्तु का पुनः निर्माण किया जाए। इन कार्यक्रमों में इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि प्रशिक्षणार्थी स्व अधिगम एवं स्वचिंतन की योग्यता प्राप्त कर सकें। यह प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? बताएं, सही जोड़ा कौन सा है? 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद सितंबर 1981। तो सही जोड़ा कौन सा है? तो 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन गलत है, आपका एक ही ऑप्शन सही है। तो यह है विकल्प बी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 1985। मतलब इग्नू की स्थापना कब हुई थी? इग्नू की स्थापना जो हुई थी वह 1985 में हुई थी, 1985 में हुई थी। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। तो देखिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, अब देखिए इग्नू की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। बस यही आपका सही है, बाकी 1, 3, ए, सी और डी जो है गलत हैं। तो आइए इसको सही करते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जिसे एनसीटीई बोलते हैं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जिसे एनसीटीई बोलते हैं, इसकी स्थापना एवं वैधानिक संस्था के रूप में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अंतर्गत 17 अगस्त 1995 को हुई थी। मतलब एनसीटीई की स्थापना कब हुई थी? 17 अगस्त 1995, ध्यान रखिएगा। और फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड केंद्र सरकार द्वारा राजीव गांधी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत वर्ष 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। और फिर प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के लिए शुरू किया गया था इसे राष्ट्रीय गांधी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत वर्ष 1987 में हुई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को कब शुरू किया गया था? 1987 में शुरू किया गया था। और किसके तहत शुरू किया गया था? राष्ट्रीय गांधी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। फिर प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के लिए इसे शुरू किया गया था। देखिए प्रथम शास्त्रीय भाषा तमिल है, जिसे वर्ष 2004 में यह दर्जा प्रदान किया गया था। प्रथम शास्त्रीय भाषा तमिल है, जिसे वर्ष 2004 में, मतलब 2004 में यह दर्जा प्राप्त किया गया था। इस शास्त्रीय भाषा क्या है? तमिल है। इसके अतिरिक्त 5 अन्य भाषाओं को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। देखिए पहली शास्त्रीय भाषा क्या है? तमिल कहा गया है। और उसके अतिरिक्त 5 अन्य भाषाओं को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जिसमें संस्कृत 2005 में, 2004 में तो आपको तमिल को दर्जा दिया गया था शास्त्रीय भाषा का। उसके बाद 2005 में संस्कृत को, 2008 में तेलुगु को, 2008 में कन्नड़ को, और मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में। इन शास्त्रीय भाषाओं, कितनी शास्त्रीय भाषा हुई? 5 शास्त्रीय भाषा हुई थी। पहली बार तमिल को मान्यता मिली थी, फिर संस्कृत को, फिर तेलुगु को, फिर कन्नड़ को, मलयालम को और उड़िया को। और कम से कम तमिल और संस्कृत का जो सन है वो आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या नहीं है? तो प्रमाणिक विचलन जो है वह केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। विकल्प डी जो है वो आपका सही है। देखिए मध्यमान, बहुलांक और मध्यांक केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं, जबकि प्रमाणिक विचलन विचलनशीलता के मापन की एक महत्वपूर्ण विधि है। इसका प्रयोग अनुसंधान कार्यों के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रमाणिक विचलन विचलनशीलता का अस्थायी सूचकांक हो गया है। यह विधि उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि उपयुक्त तीनों विधियां दोषपूर्ण हैं। इन दोषों के कारण विचलनशीलता का उपयुक्त मापन नहीं हो पाता। कार्ल पियर्सन ने सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग किया था। तो इस विधि का प्रयोग किसने किया था? कार्ल पियर्सन ने सबसे पहले, ध्यान रखिएगा। और यह देखिए विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 9 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक वर्णनात्मक शोध का प्रकार नहीं है? रिसर्च एप्टीट्यूड संबंधी जो प्रश्न आते हैं वो बहुत ही थोड़ा जटिल होते हैं और बहुत सारे लोग इसी में फंसते हैं, तो इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक वर्णनात्मक शोध का प्रकार नहीं है? वर्णनात्मक शोध का प्रकार क्या नहीं है बताएं? तो प्रायोगिक शोध जो है यह वर्णनात्मक शोध का प्रकार नहीं है। प्रायोगिक शोध जो है यह वर्णनात्मक शोध का प्रकार नहीं है, मतलब विकल्प डी। देखिए सहसंबंधात्मक शोध, तुलनात्मक शोध एवं सर्वेक्षणात्मक शोध
और प्रायोगिक शोध है जो वर्णनात्मक शोध का प्रकार है। वर्णनात्मक अनुसंधान से हमारी समस्याओं का अपेक्षाकृत अधिक व्यापक एवं गहन अध्ययन किया जा सकता है। प्रायोगिक शोध में अनुसंधानकर्ता स्वतंत्र चरों एवं आश्रित चरों के मध्य कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करता है, अन्य अनुसंधानों से प्राप्त परिणामों की जांच करता है तथा उपकल्पनाओं का वस्तुनिष्ठ परीक्षण करता है। प्रश्न 10 देखिएगा, किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो विश्वविद्यालय आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था 1956 में। 1956 में, तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है, 1956 में प्रदान किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 28 दिसंबर 1953 को हुई थी। भारत सरकार के संसद अधिनियम ने इसे वर्ष 1956 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। वर्तमान में प्रोफेसर ममीडाला जगदीश कुमार इस संस्था के चेयरमैन हैं। तो इस संस्था को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया था? 1956 में प्रदान किया गया था, 28 दिसंबर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो 1956 में प्रदान किया गया था, यह ध्यान रखिएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 28 दिसंबर 1953 को हुई थी। 1953 में इसकी स्थापना हो जाती है। संवैधानिक दर्जा जो प्रदान किया जाता है वह 1956 में प्रदान किया जाता है। भारत सरकार के संसद अधिनियम ने वर्ष 1956 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। वर्तमान में प्रोफेसर ममीडाला जगदीश कुमार इस संस्था के चेयरमैन हैं। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन कौन है, मतलब यूजीसी के चेयरमैन कौन है? प्रोफेसर ममीडाला, ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 11 देखिएगा, भारत का पहला शैक्षिक संस्थान जिसके पास सुपर कंप्यूटर है, बताएं। आईआईटी मुंबई के पास, आईआईटी दिल्ली के पास, या आईआईटी कानपुर के पास, या आईआईटी खड़गपुर के पास? तो भारत का वह शैक्षिक संस्था जिसका अपने पास सुपर कंप्यूटर है तो वह है आपका आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर, विकल्प सी जो है वो आपका सही प्रश्न है। देखिए इसमें कंप्यूटर संबंधी प्रश्न बहुत आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, यूपीएचएससी में, इसलिए कम से कम 30 प्रश्न में से 4 या 5 प्रश्न आपके कंप्यूटर से संबंधित देखने को मिलेंगे, चाहे छोटे प्रश्न हो चाहे बड़े प्रश्न हो। तो इसीलिए यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कंप्यूटर संबंधित अगर प्रश्न आप जानते हैं, और बहुत ही नॉर्मल प्रश्न होते हैं, कोई बहुत भारी प्रश्न भी नहीं होते हैं, जीके जीएस टाइप के प्रश्न हो जाएंगे, या फिर जो आउट स्टैंडर्ड टाइप के प्रश्न हो जाएंगे, इनपुट आउटपुट या मेमोरी संबंधित प्रश्न हो जाएंगे, कुछ अलग अलग कंप्यूटर की जो शब्दावली होती है उसका फुल फॉर्म पूछ देगा। तो कम से कम 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलते हैं और मिलेंगे, तो उसे आप अच्छे से देख लेंगे तो अच्छा स्कोर करेंगे आप। तो देखिए 2014 में आईआईटी कानपुर भारत का पहला शैक्षिक संस्थान बना जिसके पास अपना सुपर कंप्यूटर है। प्रश्न 12 देखिएगा, नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक विकसित किया गया है। नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक विकसित किया गया है मीडिया के लिए, नेत्रहीनों के लिए, किसानों के लिए, पर्यटकों के लिए। तो नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक विकसित किया गया है तो किसानों के लिए नया सॉफ्टवेयर जो संदेश पाठक है विकसित किया गया है किसानों के लिए। संदेश पाठक किसका सॉफ्टवेयर है? किसानों के लिए है। निरीक्षक किसानों के लिए वर्ष 2014 में एक नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक विकसित किया गया है जो उनकी सहायता हेतु उपलब्ध है। प्रश्न 13 देखिएगा, निम्नलिखित सुपर कंप्यूटर भाषाओं में कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेतु प्रयुक्त की जाती है? कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेतु प्रयुक्त की जाती है, बताएं। तो प्रोलोग, विकल्प ए जो है वो आपका सही है। कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेतु प्रयुक्त की जाती है? प्रोलोग, तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। देखिए प्रोलोग का पूरा नाम प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। इन भाषा का विकास वर्ष 1913 में फ्रांस के कृत्रिम बुद्धि संबंधित कार्यों को करने के लिए किया गया था। 1973 में इस भाषा का प्रयोग किया जाता है, और प्रोलोग का जो पूरा नाम है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 14 देखिएगा, क्लास क्या है? क्लास क्या है बताएं। 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। तो विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन है। विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन है, मतलब प्रोग्राम चलाया जाता है विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन है क्लास। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए क्लास का पूर्ण रूप क्या जो है, फुल फॉर्म क्या है, वो है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल्स, मतलब विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन जो है वह क्लास है। प्रश्न 15 इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, सूची 1 सूची 2 के आधार पर सही कोड का प्रयोग करें। मतलब इस जो आपका
यह 2014 का हल प्रश्न पत्र था। इसमें कुल 30 प्रश्न हैं। आप जानते हैं 30 प्रश्न होते हैं, तो 15 प्रश्न मैं करा दिया हूँ, 15 प्रश्न और करा दूंगा। तो इस तरह से 2014 का जो हल प्रश्न पत्र है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इसमें हल प्रश्न पत्र ही है, बाकी कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन वह आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। प्रश्न 15 देखिएगा, इनपुट। यहाँ पर आप लोग को जोड़ा लगाना है, मतलब कि मेल करना है। तो आइए मेल करते हैं। मतलब प्रश्न आप अच्छे से देख लीजिए, प्रश्न देख लीजिए सही से। अब इसको मेल करना है। आते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं देखिए, कंप्यूटर के जनक कौन है, तो चार्ल्स बेबेज है। आप जानते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को कहा जाता है। हम इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, MS-DOS किसे कहते हैं। MS-DOS जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो आइए, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इसी तरह से आप लोग देख लेते हैं। और इनपुट डिवाइस क्या है, प्रिंटर इनपुट डिवाइस है। इसी तरह से आप देखिए, आइए देख लेते हैं। इनपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। हम देखिए यहाँ पर देखिए, MS-DOS जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर का मस्तिष्क से कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी CPU को कहते हैं। और कंप्यूटर का जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज है। उसमें आउटपुट नहीं था, इसीलिए मैं थोड़ा कन्फ्यूज होकर बोल दिया हूँ इनपुट डिवाइस है। प्रश्न में इनपुट डिवाइस है दिया गया है, जबकि प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है। देखिए माउस क्या है, कीबोर्ड क्या है, यह इनपुट डिवाइस है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी तरह से आपका घटनाचक्र असिस्टेंट प्रोफेसर GS सीरीज पूरी कंप्लीट कर दी जाएगी। देखिए यही आपकी सीरीज है और इसमें बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे।